जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सी जिमित मकवाना। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स दे दिया था और वहाँ पे 5 हेड्स ऑफ इनकम, 7 टाइप्स ऑफ पर्सन बताए थे और लास्ट में ये बोल के वीडियो कंक्लूड किया था कि भाई टैक्स भरना ऑब्वियसली रेसिडेंशियल स्टेटस पे है। तो आज हम लोग चालू करेंगे भाई रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का फास्ट ट्रैक रिवीजन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं चालू कर रहा हूँ आपके सामने सी जिमित मकवाना। सो गाइस, रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। सबसे पहला रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ होम, तो बोलो इंडिविजुअल, फिर एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, जिसमें आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आएगा और लोकल अथॉरिटी भी आ जाएगा, और लास्ट में आ गया तुम्हारा कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग अभी स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या है, 2 बेसिक कंडीशन है, या तो फर्स्ट वाली सेटिस्फाई करो या तो सेकेंड वाली सेटिस्फाई करो। ठीक है, हाँ। अब फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन क्या बोल रही है? फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन क्या बोल रही है कि भाई 182 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। सेकेंड वाला क्या था भाई कि 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड पुराने 4 साल में एटलीस्ट 365 डेज रहना चाहिए। तो यहाँ पे 19-20 को हमको लेना नहीं है ये कैलकुलेशन के टाइम पे, बिकॉज क्या बोला गया है, स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो याद रखना पुराने 4 साल का 1920 हम लोग को नहीं लेना है ये कैलकुलेशन के टाइम पे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, या तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर इंडिविजुअल की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट, अगर इंडिविजुअल की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या बोल जाएगा कि भाई वो रेसिडेंट हो गया। हाँ, अगर नॉट सेटिस्फाइड हो रही है तो नॉन रेसिडेंट। और वंस ही बिकम सेटिस्फाइड, वंस ही सेटिस्फाइड द बेसिक कंडीशन, तो हम लोग एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे जो है 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड वर्ड आना चाहिए यहाँ पे, एंड 2 टाइम रेसिडेंट इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर आया मतलब हम लोग 1920 के पुराने 10 साल की बात कर रहे हैं, राइट। तो उसमें से 2 टाइम रेसिडेंट होना चाहिए। अभी 2 टाइम रेसिडेंट मतलब क्या, रेसिडेंट होने की जो बेसिक कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करनी होगी। हाँ, अगर एडिशनल कंडीशन आइदर ही विल सेटिस्फाई और ही विल नॉट सेटिस्फाई। अगर उसने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड की है तो इज अ रेसिडेंट ऑर्डिनरीली, अगर नहीं की है तो रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी। परफेक्ट। वंस अगेन आई विल रिपीट, अगर उसने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की है तो ही विल बिकम रेसिडेंट ऑर्डिनरी, अदरवाइज ही विल बिकम रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी। अब हम लोग आते हैं भाई, जो बेसिक कंडीशन मैंने आपको जो 2 बताई थी, कौन सी बेसिक कंडीशन 2 बताई थी, 182 डेज वाली और 60 एंड 365 वाली। तो ये जो एक्सेप्शंस है, राइट, उसमें सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सेकेंड बेसिक कंडीशन विल, कौन सी वाली सेकेंड बेसिक कंडीशन, 60 एंड 365 वाली। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ऐसे वाले केस है ना तो आपको सिर्फ 182 डेज वाला चेक करने का, अगर वो सेटिस्फाइड हुआ तो रेसिडेंट, अगर वो नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट, और रेसिडेंट हुआ तो फिर 2 टाइम 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग ईयर्स एंड 2 टाइम रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, वो चेक करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन है ना जो 60 एंड 365 वाली, वो चेक नहीं करने की, राइट। अब कौन से केस में कि भैया देखो, इंडियन सिटीजन अगर बाहर गाँव जा रहा है, राइट, इन प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब या बिजनेस के लिए, राइट। दूसरा हो गया कि क्रू मेंबर ऑफ इंडिया, तो राइट, क्रू मेंबर ऑफ इंडिया है इन इंडियन शिप के लिए जो बाहर गाँव जा रहा है, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेन बाउंड शिप है ना, उसका सीबीडीटी का सर्कुलर क्या आया था कि जो सीडीसी है अपना, उसकी एंट्री डेट एंड साइन ऑफ वाली डेट इग्नोर करनी है। सीडीसी अपना वही कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो वंस अगेन आई विल रिपीट, तो सीडीसी में क्रू मेंबर जो फॉरेन बाउंड शिप है उसके केस में सीडीसी एंट्री डेट एंड सीटीसी एग्जिट डेट, दैट इज साइनिंग ऑफ डेट, वो आपको कंसिडर नहीं करनी है। क्योंकि जनरल रूल क्या रहता है पता है, स्टे इन इंडिया वाला वर्ड यूज़ किया है। तो स्टे इन इंडिया मतलब क्या रहता है, एयरपोर्ट पे आया वो दिन भी गिनने का, अगर इंडिया से फॉरेन से इंडिया में आया तो इंडिया से फॉरेन में गया, राइट, तो जिस दिन वो गया उस दिन पे वो एयरपोर्ट पे ही था। तो इन शॉर्ट है, आया वो दिन इंडिया में गिनने का, इंडिया से गया वो भी दिन गिनने का। लेकिन ये याद रखना कि क्रू मेंबर वाला जो केस है, फॉरेन बाउंड शिप के केस में सीबीडीटी का सर्कुलर था कि भाई सीडीसी की एंट्री डेट एंड साइनिंग ऑफ डेट, वो दोनों के बीच का पीरियड एंड वो दोनों दिन को गिन के, मतलब सीडीसी एंट्री एंड साइनिंग ऑफ डेट कंसिडर नहीं करना है। वंस अगेन आई विल रिपीट, सीडीसी एंट्री डेट एंड साइनिंग ऑफ डेट वो दोनों दिन भी नहीं गिनने हैं, किसके केस में, क्रू मेंबर वाला जो फॉरेन बाउंड शिप एंड
उनके बीच का भी ये दिन हो जो आउटसाइड इंडिया था वो भी नहीं गिनने, ठीक है। हाँ, फिर और आ गया कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट, जो बाहर गाँव है और वो इंडिया में आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, तो भी हमको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करनी है, राइट। हाँ, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो बताया था आपको कि भाई ही हिमसेल्फ इज फादर मदर, इन शॉर्ट इज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, ये वाला हो गया। अब सीधा हम लोग आते हैं HUF के केस में। तो HUF तो सीधा सिंपल केस है भाई कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली और पार्शियली अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट है, अगर फुल्ली आउटसाइड हो गया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो नॉन रेसिडेंट हो गया। वंस ही बिकम रेसिडेंट तो चेक एडिशनल कंडीशन ऑफ होम करता, कौन सी वाली एडिशनल कंडीशन, वही 730 डेज एंड 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड 2 टाइम रेसिडेंट इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, राइट। हाँ, अगर वो सेटिस्फाइड हो गई तो HUF माना जाएगा रेसिडेंट ऑर्डिनरी, अगर वो सेटिस्फाइड हो गई नहीं हुई तो HUF माना जाएगा रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी। सीधा आते हैं हम लोग फॉर्म AOP BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली और पार्शियल इन इंडिया देन इट विल बिकम रेसिडेंट, फुल्ली आउटसाइड इंडिया देन इट विल बिकम नॉन रेसिडेंट, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सीधा कंपनी के केस में। कंपनी के केस में सिंपल है भाई, इंडियन कंपनी है तो बाय डिफॉल्ट इज अ रेसिडेंट बिकॉज इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, राइट, और अदरवाइज मतलब फॉरेन वाली हो गई। हाँ, तो वो केस में आपको क्या चेक करने की ज़रूरत है, अगर पोएम इन इंडिया, पोएम का फुल फॉर्म है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो वो रेसिडेंट है, अगर पोएम आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म और फिर हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम के चैप्टर पे आते हैं, राइट। स्कोप ऑफ टोटल इनकम के चैप्टर में क्या सिखाया था भाई कि भाई देखो अल्टीमेटली रेसिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल जान के आपको क्या मिला, या तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी होगा, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी होगा, या तो नॉन रेसिडेंट। इसमें याद रखना इंडिविजुअल एंड HUF है ना, वही रेसिडेंट ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी बन सकते हैं या नॉन रेसिडेंट। बाकी सब के केस में आइदर वो रेसिडेंट होगा ऑर्डिनरी वाला या तो सीधा नॉन रेसिडेंट। एनीवेज अभी हम लोग स्टार्ट करें कि भाई देखो रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट, तो जो इंडियन इनकम है आपकी, इंडियन इनकम, उस पर ये तीनों को टैक्स भरना पड़ेगा। इसके लिए इंडियन इनकम टैक्स। फॉरेन इनकम में दो है जो आपकी ये वाली दो, उसमें फर्स्ट वाली है कि भाई फॉरेन का बिजनेस है, मतलब एग्जांपल बिजनेस इन दुबई मैनेज फ्रॉम मुंबई, राइट, तो देन रेसिडेंट ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स भरना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये केस में आंसर आएगा टैक्स डैश, मतलब नॉट टैक्सेबल। लास्ट आ गया तुम्हारा अदर फॉरेन इनकम, तो वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी को ही सिर्फ टैक्स भरना है, तो टैक्स डैश फिर टोटल ले लेना है, राइट। फिर आपको यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हाँ टोटल ले लेना है, राइट। इसमें याद रखना कोई भी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट रहता है तो उस पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, तो डैश आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी का रिवीजन, ठीक है। और याद रखिए एक इरादा, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।